बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। दिसंबर का महीना हो और 3 देश भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। हर साल बात होती है 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की, वो लड़ाई जिसे लड़कर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बनता है। 16 दिसंबर की ऐतिहासिक तारीख को हर साल बांग्लादेश में खूब जश्न मनाया जाता है और इस दिन बांग्लादेश विक्ट्री डे भी मनाता है और भारत भी इस दिन विजय दिवस मनाता है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान 2 देशों में बंट जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान, जो आज भी पाकिस्तान है, और एक हिस्सा जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, वो आज बांग्लादेश है। भारत ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट देश बनने में किस तरह से मदद की, इस वीडियो में हर एक इंसिडेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कैसे वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 1970 के पाकिस्तान में चुनाव के बाद क्या हो रहा था, ऑपरेशन सर्चलाइट की भी बात करेंगे। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद ईस्ट पाकिस्तान से भारत का रुख करने वालों के लिए भारत ने कैसे मदद की, उस मीटिंग में क्या हुआ जो अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के बीच हुई थी। पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां की भी बात होगी। बात उस किस्से की भी करेंगे जब वॉर के दौरान भारतीय सेना ने कॉन्डोम के ऑर्डर देकर पाकिस्तान के जहाजों को उड़ा दिया। बात उस किस्से की भी करेंगे जब भारत ने INS विक्रांत, एक विशाल जहाज को छिपाकर पाकिस्तान की सेना को चकमा दिया। 13 दिनों की जंग की पूरी कहानी पर इस वीडियो में डिटेल में होगी बात। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बन गया था तो सिविल वॉर की सिचुएशन क्यों पैदा हुई, बांग्लादेश को अलग से देश बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स जब भारत आए उससे पहले यहाँ पर कई अलग अलग किंगडम्स राज कर रहे थे। ये किंगडम्स खुद को भाषा और कल्चर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रखते थे। ऐसी ही कहानी बंगाल की भी थी। 13वीं शताब्दी से ही यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम रूलर्स का राज था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बंगाल की भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते थे। यहाँ रहने वाली कम्युनिटीज़ में यूनिटी दिखती थी। उनके धर्म भले ही अलग हों, लेकिन उनकी भाषा और कल्चर उनको एक बनाती थी। इसके बाद सदियों तक ऐसा ही चलता रहा था। कम्युनिटीज एक साथ दिखती थी। साल था 1757। ब्रिटिशर्स बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हराते हैं और शुरू होता है ब्रिटिश राज। इस दौर में अलग अलग धर्मों के बीच मतभेद होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी बंगाल के लोगों में एकता इसलिए नजर आती थी क्योंकि उनकी भाषा एक थी। विभाजन के वक्त भारत को 2 हिस्सों में तो बांट दिया जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर अगर देखें तो भारत एक था और एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2 अलग अलग रीजन मिलते हैं। विभाजन में पंजाब के 2 हिस्से होते हैं, एक भारत के हिस्से में आता है, एक पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। ऐसे ही बंगाल में भी होता है, 2 हिस्सों में बंगाल बांट दिया जाता है, एक वेस्ट और एक ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में आता है और इस हिस्से में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। यहाँ के लोगों को ये लगने लगा था कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने से इनको कई फायदे मिलेंगे, इनकी आवाज़ों को सुना जाएगा, इनके अधिकारों और इनके हित के लिए पाकिस्तान सरकार काम करेगी। पार्टीशन का वो दौर बेहद ही बुरा दौर था। लाखों की तादाद में पाकिस्तान से लोग भारत में आ रहे थे, भारत से लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। बिहार और वेस्ट बंगाल के लाखों मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान का रुख करते हैं। वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान से लोग वेस्ट बंगाल का रुख करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा मिलता है कि 14 से 20 मिलियन लोग इस पार्टीशन के दौर में डिस्प्लेस हुए। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग लापता हो गए। इन सब के बाद दुनिया को एक नया देश पाकिस्तान मिल गया था, लेकिन इस पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। जैसा जिक्र हमने पहले भी किया, तो पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों के बीच करीब 2200 किलोमीटर की दूरी थी।
मेजॉरिटी देखी जाए तो मुस्लिमों की थी, लेकिन उनकी एथनिसिटी में काफ़ी फ़र्क था। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम थे, वैसे ही वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर पंजाबी, सिंधी, बलूची और पख्तूनी एथनिसिटी के लोग थे। पाकिस्तान की सरकार वेस्ट पाकिस्तान के लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उन तक सरकार की पॉलिसीज़ और फ़ायदे सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहे होते हैं। भारत की तरह पाकिस्तान भी शुरुआत में एक डेमोक्रेटिक देश था, जिसमें पाकिस्तान की सरकार की कमान लियाकत अली खान के पास होती है। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल की पोजीशन पर बैठते हैं और लियाकत सरकार को वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना एक साथ मुश्किल हो रहा था। इसके बाद तारीख आती है 21 मार्च 1948, जब मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आते हैं और उर्दू ज़ुबान को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। उर्दू के ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर होने की बात ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को रास नहीं आती है। यहाँ पर वजह साफ थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। उर्दू वहाँ के जो एलीट क्लास लोग होते थे वही बोला करते थे। यही वजह थी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा था। लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने लगते हैं। 1952 में ईस्ट पाकिस्तान में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं। 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आते हैं। बंगाली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग अपने पीक पर थी। पाकिस्तान सरकार आदेश दे चुकी थी कि सड़कों पर कोई आंदोलन नहीं होगा। इसके बावजूद ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ईस्ट पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ बढ़ने लगते हैं और पुलिस इन पर ओपन फायर कर देती है और इसमें कई स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इसके बाद 7 मई 1954 को पाकिस्तान की संविधान सभा ने बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने का फैसला ले लिया और 29 फरवरी 1956 को बंगाली को पाकिस्तान की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। 21 फरवरी को बांग्लादेश इन्हीं स्टूडेंट्स की याद में मार्टिर्स डे भी मनाता आया है और इस मूवमेंट को लैंग्वेज मूवमेंट भी कहा जाता है। इस मूवमेंट में जिस पार्टी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उसका नाम था अवामी लीग। वही अवामी लीग जिसका हाल ही में बांग्लादेश से तख्ता पलट हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान भी इस मूवमेंट में काफी एक्टिव थे। ये उस वक्त की बात है। बंगाली पाकिस्तानियों की मांग भाषा को लेकर तो पूरी हो गई थी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की सरकार से नाराजगियां बरकरार थीं। ईस्ट पाकिस्तान में अभी भी वेस्ट पाकिस्तान की तरह डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो चुका था। सालों साल यूं ही गुजर रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं मिल पा रहा था, जैसा कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मिल रहा था। इसके बाद साल 1966 में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के लीडर्स के साथ ईस्ट पाकिस्तान की मांगों को लेकर पाकिस्तान सरकार के पास पहुंचते हैं और केंद्र सरकार के सामने 6 पॉइंट्स में प्रस्ताव रखा जाता है। इसको 6 पॉइंट्स प्रोग्राम कहा जाता है। इन मांगों में ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलग करेंसी की मांग की जाती है, अलग से रिजर्व बैंक बनाने की मांग की जाती है और ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलग से पैरामिलिट्री फोर्सेस होनी चाहिए, इसकी भी डिमांड होती है। इन सब मांगों के बाद केंद्र में बैठी पाकिस्तान सरकार को झटका लगता है। इन सभी पॉइंट्स को मानने से इनकार वो कर देते हैं और इन मांगों को देश के खिलाफ बताया जाता है। सरकार को लगने लगता है कि मुजीबुर रहमान एक अलग देश की मांग करने लगे हैं। अवामी लीग के इन पॉइंट्स को भले ही मानने से इनकार कर दिया गया हो, पर अवामी लीग काफ़ी अग्रेसिवली इन सभी मुद्दों पर लगातार काम कर रही होती है। इसके बाद 1968 में देश विरोधी गतिविधियों के चलते शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस वक्त जनरल अयूब खान पाकिस्तान की कमान संभाल रहे होते हैं और उनका यहाँ पर आरोप होता है कि अवामी लीग भारत के साथ मिलकर एक अलग देश बनाने की चाहत रख रहा है। मुजीबुर रहमान इस वक्त तक ईस्ट पाकिस्तान की जनता की आवाज़ बन चुके थे। मुजीबुर रहमान के अरेस्ट की खबर से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा था। लोग सड़कों पर थे और पाकिस्तान सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। जनता के दबाव में आने के बाद फरवरी 1969 में शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ता है पाकिस्तान की सरकार को। जनरल अयूब खान को देश में चल रहे मसलों की वजह से अपना जो पोजीशन था, उनका जो पद था, उसे छोड़ना पड़ता है और देश की कमान आती है जनरल जहिया खान के पास।
साल था 1970। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं और इन चुनावों में यह हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं। 313 सीटों में अवामी लीग को 162 सीट पर जीत मिलती है और ये सारी सीटें ईस्ट पाकिस्तान से होती हैं। वेस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग को एक भी सीट नहीं मिल पाती है। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी PPP को 81 सीटें मिलती हैं। ईस्ट पाकिस्तान से एक भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को सीट नहीं मिलती है। इलेक्शन के हिसाब से अवामी लीग पाकिस्तान में सरकार तो बना सकती थी, लेकिन ये बात वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को रास नहीं आ रही थी और इसी वजह से यहिया खान और पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को बर्खास्त करने का प्लान बना लेते हैं। इस फैसले के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। ईस्ट पाकिस्तान में लोग सड़कों पर अवामी लीग के सपोर्ट में उतर जाते हैं। इसके बाद 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद घोषित कर देश को बांग्लादेश नाम दिया और भारत से मदद यहाँ पर उन्होंने मांग ली थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। पाकिस्तान की सरकार के किसी भी फैसले को मानने से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने मना कर दिया था। प्रोटेस्ट करने वालों से ही ईस्ट पाकिस्तान में जन्म होता है मुक्ति फौज का, जिसको आगे चलकर मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट आर्मी होती है जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था बांग्लादेश की आज़ादी। ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह बढ़ता देख वेस्ट पाकिस्तान से सेना की कई टुकड़ियां ईस्ट पाकिस्तान भेजी जाती हैं। यहाँ मुक्ति बाहिनी को रोकने के लिए शांति बाहिनी का भी गठन किया जाता है, जिसका काम था कि इन लोगों को शांत किया जाए। लेकिन शांति बाहिनी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को शांत करने की जगह पर उन पर अत्याचार शुरू कर देती है। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान सरकार से फिर वही मांग उठाते हैं कि उनके जो 6 पॉइंट्स की डिमांड थी, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया है, अगर उसे पूरा कर लिया जाता है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पर अड़ी हुई थी कि वो इसे नहीं मानेगी। नया प्लान बनाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन सर्चलाइट। दूसरी तरफ भारत में चुनाव हो चुके थे। इंदिरा गांधी की मार्च 1971 में सरकार बन चुकी होती है। वहीं 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की भी घोषणा हो चुकी थी, जिसको हमने आपको पहले भी बताया है। इसके एक दिन पहले यानी 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट की जिम्मेदारी पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान को सौंप दी जाती है। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ऑपरेशन सर्चलाइट का मकसद यही था कि जो भी लोग बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाए। ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी लोग बांग्लादेश का झंडा लिए दिख रहे थे, उन्हें मार दिया जाए। ढाका यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। इस ऑपरेशन में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले अवामी लीग के जो लीडर्स थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट लीडर्स मौजूद थे और बंगाली इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लाखों लोगों की इस ऑपरेशन में जान चली जाती है। कई रिपोर्ट्स में दावे मिलते हैं कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने बड़ी ज्यादतियां की। महिलाओं के साथ रेप किए गए। 8 महीनों तक यही सब चल रहा था। लगभग 30 लाख लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई। जब बांग्लादेश में मौत का तांडव चल रहा था तो लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा था। उनको सबसे सुरक्षित जगह भारत के बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल, असम जैसी कई जगहें लगीं। 27 मार्च 1971 से बांग्लादेश के लोग भारत में शरण मांगने के लिए उसके बॉर्डर्स पर खड़े हुए थे। तारीख थी 10 अप्रैल 1971। रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार बनती है। शेख मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। सैयद नजरुल इस्लाम को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है और ताजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है।
लेकिन हालात अभी भी बांग्लादेश में खराब ही थे। लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान आ रहे थे। इंदिरा सरकार के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही थीं। इतनी भारी संख्या में जो रेफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान या कहीं बांग्लादेश से आ रहे थे, उनके लिए भारत सरकार पर भी बर्डन पड़ना शुरू हो गया था। इकोनॉमिकली भी पड़ गया था बर्डन सरकार के ऊपर, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में रेफ्यूजीज को संभालना मुश्किल था। इंदिरा सरकार इन सभी घटनाओं पर नजर बनाए हुई थी। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है जिसे रिटायर्ड मेजर जनरल शुभी सूद अपनी किताब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ में लिखते हैं। वो बताते हैं कि तारीख थी 27 अप्रैल 1971, सुबह 10 बजे। रेफ्यूजी कैंप्स का दौरा करने के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बैठक बुलाती हैं, जिसमें सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ से इंदिरा गांधी काफी गुस्से से कहती हैं, ये देखिए असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के तार। ईस्ट पाकिस्तान से लगातार लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी से पूछते हैं कि वो क्या चाहती हैं, जिस पर इंदिरा गांधी कहती हैं कि आप सेना को लेकर फौरन ईस्ट पाकिस्तान जाएं। मानेकशॉ ने कहा कि मतलब युद्ध होगा। इंदिरा गांधी कहती हैं, मुझे मालूम है, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मानेकशॉ का इस पर जो जवाब था, शायद वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनका कहना था कि आप युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। मानेकशॉ का युद्ध के लिए तैयार ना होने के पीछे कई सारी वजहें थी। एक किताब है फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिसमें हनादी फाल्की लिखती हैं कि सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को ये डिटेल में समझाया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों वो तैयार नहीं हैं युद्ध के लिए। उनके पास जो भी सैनिक हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। वो इस बात का जिक्र करते हैं, वेस्ट बंगाल में जो सैनिक हैं उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव थे। यहाँ के सारे गाँवों से सैनिक को एक साथ लाने में लगभग 1 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा मानेकशॉ साहब का ये भी कहना था कि उनके पास असम में एक डिवीज़न है, आंध्र प्रदेश में और झांसी बबीना एरिया में बख्तरबंद डिवीज़न है। उन्हें वापस लाने और उन्हें सही स्थिति में रखने में उन्हें कम से कम 1 महीना लग जाएगा। ऐसे ही सैम मानेकशॉ ने एक एक करके कई सारी प्रॉब्लम्स इंदिरा गांधी के सामने रखी। ऐसे ही यशवंत राव बी चौहान, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें देखते हुए सैम मानेकशॉ कहते हैं कि मेरे पास बख्तरबंद डिवीज़न में 189 में से सिर्फ 13 टैंक यहाँ पर काम करते हैं। मैं आपसे पैसे मांगता हूँ और आप पैसे नहीं देते हैं, इस वजह से मेरे पास टैंक भी नहीं है। इसी तरह से उस वक्त विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह, जिनकी तरफ देखकर सैम कहते हैं कि चीन भी भारत को अल्टीमेटम दे सकता है और ऐसा हुआ तो भारत को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। सैम मानेकशॉ कहते हैं कि मानसून भी आने वाला है, जिसकी वजह से सेना परेशानी का सामना कर सकती है। ख़राब मौसम की वजह से इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर सेना की मदद नहीं कर पाएगी। सैम मानेकशॉ की तरफ से जो इश्यूज़ थे, उनकी एक लंबी लिस्ट थी। उसको सुनने के बाद इंदिरा गांधी काफ़ी गुस्से में थीं। वो मीटिंग को ख़त्म कर देती हैं, सैम मानेकशॉ से रुकने के लिए कहती हैं। सैम मानेकशॉ कहते हैं कि आप चाहें तो मैं रिज़ाइन करने के लिए भी तैयार हूँ। इंदिरा गांधी कहती हैं इसकी ज़रूरत नहीं है और सैम मानेकशॉ से सलाह मांगती हैं। सैम मानेकशॉ कहते हैं कि जून के महीने में लड़ते हैं तो हम हार जाएंगे और नवंबर के आखिर में लड़ाई का सही वक्त होगा। सैम मानेकशॉ कहते हैं कि मुझे जीतने के लिए लड़ना है, आप मुझे 6 महीने दीजिए, आपको 100% जीत की गारंटी देता हूँ। साथ ही वो किसी भी मिनिस्टर से ऑर्डर लेने से इनकार कर देते हैं। इंदिरा गांधी को उन पर विश्वास होता है और वो सैम मानेकशॉ की बात मान जाती हैं और कहती हैं, ठीक है सैम, तुम ही कमांडर होगे और कोई दखल इसमें नहीं देगा। अब भारत का यहाँ पर एक खुफिया प्लान भी था, जहाँ रॉ की मदद भी ली गई और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी रॉ प्रमुख RN काव को सौंपी जाती है। वजह साफ थी कि भारतीय सेना की मदद मुक्ति वाहिनी भी कर सके। ट्रेनिंग शुरू होती है, कई महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार गुरिल्ला वॉर के लिए मुक्ति वाहिनी माहिर हो जाती है। इन सभी चीज़ों पर पाकिस्तान की लगातार नज़र होती है। पाकिस्तान को मालूम था कि भारत अब बांग्लादेश के साथ खड़ा हो चुका है, वो उसकी मदद लगातार कर रहा है। दिसंबर का महीना आ जाता है और भारत के ऊपर पाकिस्तान अचानक हमला कर देता है और यहाँ से शुरू होती है 13 दिनों की वो जंग जो 16 दिसंबर तक चलती है।
पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को करीब शाम 5:30 बजे भारत के ऊपर हमला कर देता है। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाती है। इस बारे में इंदिरा गांधी भी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करके पूरी जानकारी बताती हैं। पाकिस्तान ने भले ही भारत के एयरबेसेस को टारगेट बना लिया हो, लेकिन भारतीय वायुसेना डटकर इस हमले का जवाब देती है। पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को और रनवेज जोन के थे उनको तबाह कर दिया जाता है। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया होता है, वहाँ पर भी इंडियन एयरफोर्स हमले करती है और पाकिस्तान के जैसोर, कुर्मीटोला और चिटगांव एयरबेसेस को तबाह कर दिया जाता है। ईस्ट पाकिस्तान में भी अब वहाँ पर जो रनवेज थे पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसे कैप्टन MNR सामंत और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है संदीप उन्नीथन, उन्होंने अपनी किताब ऑपरेशन एक्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज कोवर्ट नेवल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान 1971 में बताया है। किस्सा कुछ यूं है कि चटगांव पोर्ट पाकिस्तान सेना का एक खास अड्डा हुआ करता था। मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान के सैन्य पानी के जहाज़ों को उड़ाने का प्लान बनाया। इसमें जहाज़ के नीचे एक एक्सप्लोजिव लगाना होता था जिसे कहा जाता था लिम्पेट माइन। लेकिन टास्क ये था कि इसे पानी के अंदर से छिप कर तैरते हुए जाकर लगाना होता था और इस लिम्पेट माइन में एक प्लग था जो अपने आप लगभग आधे घंटे में पानी में घुल जाता था और फिर इसमें यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता था। शिप तबाह हो जाती थी, लेकिन जो लोग तैरकर जहाज तक जा रहे थे उनके लिए ये काम आधे घंटे के अंदर करना काफ़ी मुश्किल था। उनकी जान को खतरा हो सकता था। भारतीय सेना के अफसर भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कई मीटिंग्स के दौर चलते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। तभी किसी का एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस प्लग पर कॉन्डम लगाकर ले जाया जाए। माइन को लगाने से पहले कॉन्डम हटाया जाए, जिसके बाद ये पानी में घुलने के लिए आधे घंटे का वक्त ले। ये आइडिया जब सीनियर ऑफिशियल्स के पास पहुंचता है तो उन्हें भी इस आइडिया में दम लगता है। इसके कुछ ही दिन बाद कॉन्डम्स ऑर्डर किए जाते हैं बल्क में। 4 दिसंबर 1971 को जब इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था तो उस दौरान इस तरीके का भी इस्तेमाल किया गया था। एक किस्सा और है जहां भारत ने INS विक्रांत को छिपाकर पाकिस्तान के गाजी को डुबो दिया था। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए से पाकिस्तान की नेवी को खूब परेशान किया था। पाकिस्तान के कई युद्धक जहाज तबाह हो चुके थे। पाकिस्तान बुरी तरह से ये चाहता था कि INS विक्रांत को तबाह किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से PNS गाजी INS विक्रांत की तलाश में निकलता है। इस बात की खबर भारत को हो जाती है। PNS गाजी को चकमा देने के लिए INS राजपूत को विशाखापट्टनम में एक्टिव कर दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान को ये लगे कि विशाखापट्टनम पोर्ट पर INS विक्रांत खड़ा हुआ है। जैसे ही विशाखापट्टनम पोर्ट के पास PNS गाजी पहुंचता है, वैसे ही INS राजपूत इस पर हमला करके PNS गाजी को डुबो देता है, उसे तबाह कर देता है। भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी ये होती है कि वेस्ट पाकिस्तान पर भारत डिफेंस का इस्तेमाल करे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान में अटैकिंग स्ट्रैटेजी के साथ सेना काम कर रही होती है। इस वक्त US का सपोर्ट पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान को हारता हुआ देख UN में पाकिस्तान बताता है कि उसका युद्धक विमानों से लैस उसका जो 7वां बेड़ा है USS एंटरप्राइज ईस्ट पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि ढाका में कुछ अमेरिकी फंसे हुए हैं। US की स्ट्रैटेजी भारत पर दबाव बनाने की थी, क्योंकि खबर यह भी थी कि अमेरिका अपने सभी फंसे हुए नागरिकों को वहां से निकाल चुका है। अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटेन भी मैदान में उतरता है। वहां अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल अरब सागर में भेज देता है। भारत की मुश्किलें बढ़ रही होती हैं। इस वक्त भारत के साथ सोवियत संघ ही था। भारत सोवियत संघ से मदद की मांग करता है। 13 दिसंबर 1971 को सोवियत संघ अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप जो कि पैसिफिक ओशन में तैनात होता है, उसे बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज देता है। अमेरिका और ब्रिटेन के फ्लीट्स यहाँ पर पहुँचते हैं, उससे पहले ही सोवियत संघ पहुँच चुका होता है। सोवियत संघ ने ब्रिटेन का एक मैसेज ट्रैक किया था। उस मैसेज में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जिसमें कहा गया था कि सर, हमें देर हो चुकी है। सोवियत संघ की परमाणु पनडुब्बियां और कई युद्धपोत यहाँ पर पहले से ही तैनात हैं। सोवियत संघ को देखकर अमेरिका और ब्रिटेन कुछ नहीं कर पाता है। पाकिस्तान का जरूर साथ US दे रहा हो, ब्रिटेन दे रहा हो, लेकिन सोवियत संघ से वो डर कर वापस हो जाते हैं। इधर पाकिस्तान बौखलाया हुआ होता है। UN में भुट्टो सीज फायर के लिए लड़ रहे होते हैं। पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन और अमेरिका पहले से ही खड़े हुए थे। UNSC में बैठकें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। पाकिस्तान के फेवर में अमेरिका और चीन थे और भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हुआ था।
इसके बाद होता यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दे देते हैं, उसे मान लेते हैं कि वो एक देश है। पाकिस्तान इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। 12 दिसंबर तक पाकिस्तान को ये लग चुका था कि वो इस लड़ाई में हार चुका है। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत पर सीज़ फायर का दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं और प्रपोजल बनाते हुए वहां पर करीब 4 दिन बीत जाते हैं और आ जाती है तारीख 16 दिसंबर की। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, इसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि 16 दिसंबर 1971 को भुट्टो अपनी बात रख रहे होते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। सिक्योरिटी काउंसिल से कहते हैं, मैं आप लोगों से न्याय मांगने आया हूँ। मेरे देश को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। मैं जब से यहाँ आया हूँ टाल मटोल की रणनीति में फंसा हुआ हूँ। इन सबके बीच भुट्टो के साथ बैठे पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि आगा शाह के पास एक पाकिस्तानी ऑफिसर आकर उनके कान में कुछ कहता है। भुट्टो तुरंत माइक बंद कर देते हैं। उन्हें जानकारी मिल जाती है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो उनकी सेना है उसने हार मानकर आत्मसमर्पण भारत के सामने कर दिया है। ये सुनने के बाद भुट्टो के तेवर अचानक से बदल जाते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में अपना समय क्यों बर्बाद करूँ? मैं अपने देश के हिस्से के अपमानजनक आत्मसमर्पण में भागीदार नहीं बनूंगा। हम लड़ेंगे। इसके बाद गुस्से से तमतमाए हुए भुट्टो यूएनएससी में रखे प्रस्ताव को फाड़कर फेंक देते हैं। फिर कुर्सी को पीछे धकेलते हुए बैठक से बाहर निकल जाते हैं। असल में इस बीच हुआ ये था कि पाकिस्तानी सेना की भारतीय सेना कमर तोड़ चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के पास सरेंडर करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व एस नागरा ने पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को फ़ोन किया और वो कहते हैं, अब्दुल्ला, मैं गंधर्व बोल रहा हूँ। नियाजी गंधर्व को पहचान गए। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ हो गंधर्व? जवाब में गंधर्व बोले, मैं ढाका के गेट पर हूँ और तुम्हारे सरेंडर का इंतज़ार कर रहा हूँ। नियाजी ने दबी हुई जुबान से कहा कि मैं तैयार हूँ। इस बातचीत के कुछ देर बाद ही गंधर्व नियाजी के कैंप पर पहुंच जाते हैं। आपको ये लगा होगा कि इन दोनों की बातें जब हुई तो उनको सुनकर ऐसा लगा कि क्या ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। बिल्कुल सही आपको लगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ये दोनों ही ऑफिसर्स एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। साथ में पढ़ने के साथ साथ वो दोस्त भी थे। तो कुछ ही घंटों बाद हुआ यह कि पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की ये जंग भी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट चुका था और जन्म हो चुका था एक नए आज़ाद देश का, जिसका नाम था बांग्लादेश। वही बांग्लादेश जहां आज अराजकता फैली हुई है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उस पर भारत को चिंता करना लाजमी सा लगता है। बांग्लादेश के बनने की ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करने के लिए अगले वीडियो में आएंगे। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच।